रिलेटेड टू हमारा इंटर रिलेशन था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इंटर रिलेशन बिटवीन द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. सो व्हेन यू राइट अबाउट इवैल्यूएशन और असेसमेंट, कहीं पे भी शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए, तो वो इंटर रिलेशनशिप वाला पॉइंट आप दे सकते हैं सब में. सपोज आपको इंटर रिलेशन दिखाना है, तो इंटर रिलेशन का मतलब ये सर्कल वाला डायग्राम बनाना था, और सर्कल वाले डायग्राम में आपको मैंने कितना पार्ट बताया है वो देखते हैं. पहला है टी. टी मीन्स टेस्ट. ये टेस्ट है. टेस्ट के ऊपर होता है एग्जामिनेशन. टेस्ट के ऊपर हमारा क्या आएगा? एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन है, ठीक है. एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के ऊपर आता है हमारा मेजरमेंट. मेजरमेंट. मेजरमेंट के ऊपर आएगा हमारा असेसमेंट. और लास्ट जो सर्कल हमारा है दैट इज अबाउट इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन, ठीक है. ये इंटर रिलेशनशिप है. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, और वर्सेस में आता है आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन, और टेस्ट और एग्जामिनेशन और मेजरमेंट और असेसमेंट, ऐसा कुछ भी आता है, तो वहाँ पे इंटर रिलेशनशिप वाला ड्राइंग आप बना सकते हैं. मतलब फर्स्ट 2 यूनिट के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन. तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-12 पॉइंट तो देंगे. एग्जामिनेशन एंड टेस्ट को कंपेयर करना है और यहाँ पे लिखना है. फिर आपका 2 ही पेज का है. फिर कंबाइंड नेचर दिया गया है. अगर क्वेश्चन में टेस्ट आता है तो वही नेचर आप लिख सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन आता है तो वही आप नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं. इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट आ जा रहा है, जो कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट मैंने बार बार आपको बोला है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो आप प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ मतलब आपका एग्जामिनेशन, ये सारे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं. समटाइम इसको हम लोग टूल्स ऑफ असेसमेंट भी बोलते हैं. टूल्स ऑफ असेसमेंट, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स को ही एज ए टूल्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी टेस्ट आइटम्स बनाए जाते हैं तो उस समय हमें यही प्रिंसिपल सारे माइंड में रखना पड़ता है. सो आगे चलते हैं. पहले ये 2 पेज को कंप्लीट करते हैं. 2-3 पेज है, कंप्लीट कर लेते हैं. सो इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन. आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आएगा. सो आप एक कंपैरिजन दे रही हूँ. अगर शॉर्ट में नॉर्मल अगर डायरेक्ट आ जाता है कि राइट अबाउट द टेस्ट, नेचर ऑफ टेस्ट एंड पर्पस ऑफ टेस्ट, तो आप इसी को लिख सकते हो. टेस्ट का जो पोर्शन है उसको लिख सकते हो. अगर एग्जामिनेशन का आया तो वैसा लिख सकते हो. अगर कंपैरिजन में आया तो दोनों लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एग्जामिनेशन का. तो एग्जामिनेशन इज यूज्ड एज ब्रॉडर सेंस. हम जेन्युइनली एग्जामिनेशन को ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीशन हुआ है, एंड कोर्स कंप्लीशन को शो करने के लिए हम लोग ब्रॉडर सेंस में एग्जामिनेशन को लेते हैं. हाँ, हमारा डे टू डे लाइफ में हमने जो पढ़ाया है बच्चों को एवरीडे के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और एवरीडे हम अगर 2-3 दिन छोड़ छोड़ के टेस्ट लेना चाहें तो वो टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट एक नैरोअर सेंस में यूज़ होता है. ये नैरोअर सेंस में यूज़ होता है. तो टेस्ट इज यूज्ड एज नैरोअर सेंस, एग्जामिनेशन इज यूज्ड एज ब्रॉडर सेंस, ठीक है. एग्जामिनेशन इट इज ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, तो दोनों में सेम ही आएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन. इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको इंटर रिलेशन डायग्राम दिखा दिया, जिसको आप ड्रॉ करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को आप बता सको कि आपको सारे पॉइंट्स पता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन. कुछ बच्चों का जो बैक लग रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चों का बैक लग रहा है, तो ट्राई करना कि वहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो हेडिंग्स को बहुत अच्छे से सजा के लिखो, और जहाँ पे पॉइंट्स पूरा स्टेटमेंट मेकिंग में या पॉइंट्स लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पॉइंट्स को छोटा छोटा करके लिखो, ठीक है. डायग्रामेटिक बेसिस में दो या फिर पिक्चर बेसिस पे दो, कोई डिज़ाइन बना के दो, जैसे एप्पल बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, और उसके ब्रांचेस निकाल के पॉइंट लिख सकते हो. इससे आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं लिखना पड़ेगा. एग्जामिनर फोकस करेगा कि डायग्रामेटिक दिया है, अच्छा बनाया है, मार्क दे देंगे. इस बेसिस पे भी आप जा सकते हैं. चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. एग्जामिनेशन एग्जामिन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एबिलिटी लाइक मेमोरी स्किल. दोनों में ही सेम चीज चलता है, पता है. बस एग्जामिनेशन होता है ना, एक लॉन्ग पीरियड के बाद एग्जामिनेशन होता है. एग्जामिनेशन को ब्रॉडर सेंस में जब यूज़ किया तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद एग्जामिनेशन होता है. जैसे कि आपको अभी पूरा महीना 3-4 महीना पढ़ाया जाएगा, आफ्टर दैट बोला जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे. हाफ ईयरली एग्जाम 6 मंथ्स के बाद होता है. तो जेन्युइन पॉइंट है कि एकेडमिक पॉइंट से अगर कैलेंडर से देखा जाए तो 6 मंथ्स का तो नहीं होता है, बट 4 to 5 मंथ्स के विद इन हाफ ईयरली एग्जाम हो जाता है.
तो उसमें हम बच्चों का क्या चेक करते हैं, तो जनरल एबिलिटी चेक करते हैं, बच्चों का मेमोरी स्किल क्या है, बच्चों के नॉर्मल अदर स्किल्स क्या है, एबिलिटी क्या है। और बच्चे जैसे कोई चीज़ को समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका जब सेमेस्टर एग्जाम होता है तो वो एग्जामिनेशन है, क्योंकि उससे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, या फिर उससे आपको पास फेल एक रिजल्ट मिलता है, जिसको आप चाहो तो सिर्फ अगर फेल हुए हो तो कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंटरी दे सकते हो, बट अगेन आप बैक करके री एग्जाम बार बार दे के क्लियर नहीं कर सकते। मतलब जो एनुअल एग्जाम होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है वैसा एग्जाम फिर से नहीं दे सकते, आपको अटेंड करने के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का, फिर आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये इसलिए ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, क्योंकि इसको अगर क्लियर करते हो तो आपको जॉब मिलेगा, या फिर आपके करियर में कुछ अपलिपमेंट होगा, या आपका मेमोरी कितना है स्ट्रांग वो हम जान पाएंगे, आपके एबिलिटी कितना है वो जान पाएंगे। सेम चीज टेस्ट में भी करते हैं, बट टेस्ट में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंट होता है, मतलब विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन मतलब 2 to 3 days और 7 days, और जस्ट लाइक टेस्ट लिया जाता है 1 month के अंदर, उससे लॉन्गर पीरियड में टेस्ट एग्जाम्स कम होते हैं। तो टेस्ट एग्जाम्स और टेस्ट एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एबिलिटी लाइक मेमोरी स्किल इन द प्रेजेंट टाइम ओनली, प्रेजेंट टाइम अभी के समय पे, वो लॉन्गर पीरियड के बाद नहीं कि 5 months या फिर 10 months के बाद एनुअल एग्जाम होगा, ऐसा नहीं, विद इन ए वीक, विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ, ऐसा हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एग्जामिनेशन आर हेल्ड आफ्टर सम पीरियड्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और ईयर। तो नॉर्मली ये फॉर्मेटिव होता है या सबमेटिव होता है ना, टेस्ट आपका फॉर्मेटिव है और ये आपका सबमेटिव है, राइट। ठीक है, ये आपका सबमेटिव है। सबमेटिव क्यों, हर दिन सारे फॉर्मेटिव ऐड होते गए, ठीक है, पढ़ाना ऐड होते गया, और लास्ट में जब बोला गया कि एक साथ करते हैं तो ये सबमेटिव हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल एग्जाम्स ना हो के एक साथ होगा कि जितने कोर्सेस पढ़ाए गए उस पोर्शन का हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ, और एट द एंड ऑफ द सेशन हुआ, और कुछ समय के बाद हुआ। टेस्ट में क्या होता है ना, टेस्ट आर हेल्ड विथ ऑनगोइंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, मतलब हम चाहे तो विद इन ए मंथ कर सकते हैं, विद इन 2 months कर सकते हैं, और विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हो, विद इन ए वीक कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ही प्रोसीड करता है। तो ये ऑनगोइंग है, मतलब टेस्ट आपका फॉर्मेटिव हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मेटिव जब जुड़ जाते हैं और एट द एंड हो जाए तो वो सबमेटिव हो जाएगा, और ये एग्जामिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एम क्या है, इट एम्स टू गिव सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग द एकेडमिक अचीवमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन देता है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया तो आपने एकेडमिक कैरियर के अंदर ही कर रहे हो, आपका जो एकेडमिक करियर है उस कैरियर पॉइंट के अंदर ही आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो उस एकेडमिक अचीवमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो इट एम्स टू गिव सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट बट गिव नो फीडबैक टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। क्योंकि एग्जामिनेशन एक बार हो जाने के बाद, जैसे कि आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया, उसके बाद कोई नहीं चाहता कि आपका इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए आपको कोई फीडबैक नहीं देते, तो ऑलमोस्ट नो फीडबैक, बस आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आप अपग्रेड हो सकते हो, बट आपको नहीं बोला जाता है कि आप प्रोसीड करोगे या फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप प्रोसीड करोगे या फिर आगे बढ़ोगे तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये नहीं बोलेगा। टेस्ट क्या करता है कि आप कितना अचीवमेंट कर रहे हो और इम्प्रूवमेंट कितना होता है उसे चेक करता है। टेस्ट आपका इम्प्रूवमेंट भी चेक करता है, टेस्ट आपका इम्प्रूवमेंट चेक करता है। ठीक है, सो इट एम्स टू गिव प्रोग्रेस, तो यहाँ पे प्रोग्रेस था, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स था, रिगार्डिंग द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट बट गिव फीडबैक टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है, इधर फ्रीक्वेंट फीडबैक प्रोसेस होता है, यहाँ पे नो फीडबैक, नो फीडबैक है, मतलब एग्जामिनेशन में नो फीडबैक, ओनली सर्टिफिकेशन होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है जहाँ पे टेस्ट होता है। जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को पहले ही बता दूंगी, अरे तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा हैंड राइटिंग इशू है, या फिर तुम जो लिख रहे हो यहाँ पे तुम हेडिंग्स नहीं डाल रहे हो इसलिए मार्क्स कम हो रहे हैं, आप जो राइटिंग कर रहे हो प्रॉपर राइटिंग नहीं हो रहा है, तो ये सब आपको बोल दिया जाता है। तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं टेस्ट में, बट एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते। चलो आगे, एग्जामिनेशन में और क्या एम है ना, इट एम्स टू शो द अचीवमेंट इन एकेडमिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल। हम चाहते हैं कि आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं तो उसका एग्जामिनेशन दे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हो गए, या अदर कोई एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जैसा कुकिंग कोर्स कर रहे हो, कोई अदर कोर्स कर रहे हो, उसका आपने एग्जामिनेशन दिया तो उसमें आपने क्या अचीव किया उस बेसिस पे, या एकेडमिक पे आपने क्या अचीव किया उस बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। बिकॉज एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, thus there is no provision of self appraisal।
सेल्फ अप्राइजल मतलब वन काइंड ऑफ आप मान सकते हो सेल्फ असेसमेंट। आप खुद को जज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लास्ट में होता है, तो और उम्मीद भी नहीं रह सकते कि हमारा कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो सेल्फ अप्राइजल पॉसिबल नहीं, खुद से ही खुद का इंप्रूवमेंट और पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में हो गया एग्जाम खत्म और वो पोर्शन कोर्सेस कंप्लीट। ठीक है। इट एम्स टू शो, टेस्ट का क्या है, नहीं, इट एम्स टू शो अचीवमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल बिकॉज टेस्ट आर हेल्ड विथ ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस में चलता है, निरंतर वाला, हर दिन। एंड दस देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सेल्फ अप्राइजल। आप यहाँ पे खुद को चेक कर सकते हो कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, खुद को एसेस कर सकते हैं आप गलत करो तो अच्छे से उसको सीख सकते हो, अगेन रिव्यू लेके फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये प्रोसेस प्रेजेंट है टेस्ट के पास। ठीक है। एग्जामिनेशन डजंट हेल्प इन डायग्नोजिंग स्टूडेंट डिफिकल्टी। पता है, आप जब एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जाता है, अनदेखा किया जाता है कि बच्चे का डिफिकल्टी क्या है, किस लेवल पे उसको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। बट जब हम टेस्ट का बात करें तो टेस्ट डायग्नोज करता है द स्टूडेंट्स डिफिकल्टी। एक्चुअली टेस्ट किया जाता है बच्चों का डिफिकल्टी लेवल चेक करने के लिए कि बच्चा किस लेवल तक उसे अटेंड कर पाता है, उसका आईक्यू क्या है, वो कितना स्किल कैरी करता है और वो कितना क्या कर सकता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, एबिलिटी क्या है, ये सब चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं। इफ यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या है ना, इट इज सम फॉर ऑल स्टूडेंट, सॉरी सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। ऑब्वियस एग्जामिनेशन सारे बच्चों के लिए सेम होता है, सेम क्वेश्चन पेपर सेम वे से होगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक बच्चों को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू आर ए स्पेशल चाइल्ड तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर अलग बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब हम टेस्ट लेते हैं, क्योंकि टेस्ट का जो मटेरियल है और टेस्ट के जो आइटम्स है टीचर खुद बनाते हैं, टीचर मेड होता है, सो वो सबके लिए सेम नहीं होता। कभी कभी सेम होता है बट कभी कभी सेम नहीं होता है, बिकॉज टीचर को पता है कि बच्चों को किस लेवल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर अपना रूल्स बनाती हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। अगर बच्चा थोड़ा वीक है तो क्वेश्चन इजी दिया जाएगा, बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हार्ड दिया जाता है। तो इस बेसिस पे बच्चे का प्रैक्टिस होगा, बच्चा जो कॉन्फिडेंट नहीं होता था वो होगा, वो टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं किया जाता, बट आपका जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे स्टैंडर्ड रूल ही फॉलो होता है। स्टैंडर्ड रूल जो फिक्स करते हैं गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी, स्टैंडर्ड रूल जो फिक्स होता है उसी के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट चलो आगे। इट इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कौन सा एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। इट इग्नोर्स डे टू डे प्रोग्रेस। ये बच्चों का डे टू डे प्रोग्रेस नहीं देखता कि एवरी डे के प्रोग्रेस में तुम कितना इंप्रूव कर रहे हो, पहले ही हो चुका है। और ना ही ये देखता है कि बच्चा कौन से स्फीयर से आया है, कौन से एरिया से है, क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ भी वो चेक नहीं करता। ये ओनली चेक करता है मेमोरी पावर क्या है, स्किल क्या है, कितना उसको आता है, बस उतना ही। टेस्ट जो होता है तो डेली बेसिस पे वो प्रोग्रेस चेक करता है, इसलिए उसका नाम था कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हम बच्चों को चेक कर सकते हैं। कभी कभी टेस्ट में ऐसा भी होता है कि आप अपने कलीग को भी टेस्ट कर सकते हो कि वो कितना काम कर रहा है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो पीयर इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ जस्ट लाइक अप्राइजल, कुछ क्वेश्चन होंगे चेकलिस्ट के थ्रू चेक करना, तो वो टेस्ट में पॉसिबल है। तो हम डेली बेसिस पे बच्चे का क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रहा है, जान पाएंगे। और ऐसे ना टेस्ट के थ्रू 2 वेज वाला फीडबैक आता है, मतलब टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है। स्टूडेंट को फ्रीक्वेंट फीडबैक मिलता है और टीचर को फीडबैक मिलता है कि अगर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो बच्चे को ये पोर्शन समझ आ गया, हम नेक्स्ट जा सकते हैं, ऐसा। नेक्स्ट देखो, नो प्रोविजन टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम पढ़ाते हैं और बच्चे का प्रोग्रेस जानना चाहते हो और वो कितना जान रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है घर पे, ये जानना चाहते हैं, तो वो टेस्ट है, वो टेस्ट है। बट हम लोग नो प्रोविजन, कोई भी नियम नहीं है बच्चे का स्टेटस जानने का, या बच्चे का अभी कौन सा परिस्थिति है, कौन सा दिमागी हालत है और किस मोमेंट पे वो एग्जाम दिया। एक टॉपर बच्चा भी फेल हो जाता है एग्जामिनेशन में क्योंकि उसके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे जज नहीं किया जा सकता कि नहीं बच्चा बहुत कठिन परिश्रम किया था बट उसका प्रॉब्लम हो गया घर पे तो वो एग्जाम दिया और फेल हो गया तो उसको पास करवा दो, नहीं हो सकता, बिकॉज एग्जामिनेशन इज सेम फॉर ऑल। बट अगर वो टेस्ट होता तो टेस्ट वो कोई भी मोमेंट पे फिर से आके दे के वो क्लियर कर पाता। तो टेस्ट एक नैरोअर सेंस में होता है और उसको हम होल सिलेबस को एट ए टाइम टेस्ट नहीं ले सकते, हमको कुछ कुछ पोर्शन में ही टेस्ट लेना पड़ता है। तो ये पॉइंट है। अब आगे है कंबाइंड नेचर बोला गया टेस्ट एंड एग्जामिनेशन का।
टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट और एग्जामिनेशन बोथ ये रिलायबल होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, क्वेश्चन पेपर में आपने टेस्ट आइटम्स डाला है, जैसे कि टेस्ट आइटम्स का मतलब होता है कि आप कितने टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं और कौन से टाइप का दे रहे हैं, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर ट्रू फॉल्स है, क्या क्वेश्चन का टाइप है, उसके हम बोलते हैं टेस्ट आइटम। तो वो टेस्ट आइटम क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है आप जितने बार टेस्ट करो वो आपको सेम रिजल्ट्स देगा। अब नेक्स्ट होता है इट शुड बी वैलिड। पता है एक टेस्ट आइटम अगर रिलायबल है तो ऑब्वियस है वो वैलिड भी होगा। अगर एक टेस्ट आइटम रिलायबल है तो वो जरूर वैलिड भी होगा। वैलिड क्या होता है, जैसे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि ये अप टू इस डेट तक और टिल 229 और कुछ भी ऐसा कुछ आया कि इस डेट तक वैलिड है। वैलिड का मतलब होता है कि उसके अंदर आप जितने बार भी एग्जामिन करो, चेक करो, वो वैलिड प्रूफ के साथ ही रहेगा, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो वैलिडिटी। फिर आया इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक टेस्ट आइटम्स और एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, उसके जो संक्षिप्त और बोल सकते हैं कि छोटे छोटे उद्देश्य हैं वो पूरे होने चाहिए। मतलब छोटा छोटा क्लियर पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ऑलवेज सारे टेस्ट आइटम और एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव इन नेचर होगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, लोग अपना वे ऑफ थिंकिंग, अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रिपरेशन सब अलग करते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा लिखता है तो वो लिख लेगा, एक बच्चा लिख नहीं पाता, उसको 2 पेज के बाद लिखना नहीं आता है, तो वो सब्जेक्टिव में फेल हो जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चा अगर थोड़ा भी पढ़ के आया है और समझ के आया है, वो टिक मार के या फिर कोई वर्ड को हिंट लेके वो कर सकता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे क्लियर होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जामिनेशन से एक इंसान का हम एबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक इंसान का हम मेमोरी स्किल्स चेक कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन पावर भी चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्टिव में अच्छा है या ऑब्जेक्टिव में अच्छा है वो चेक कर सकते हैं। तो वो सारे उद्देश्य अगर पूरे होते हो तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। फिर आता है इट मस्ट अकॉम्प्लिश फॉर टेस्ट इट मस्ट अकॉम्प्लिश विथ नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब होता है नियम, नॉर्म्स मतलब होते हैं नियम। तो टेस्ट के लिए भी कुछ नियम है, जैसे कि हमने टीचर मेड टेस्ट बोला था। जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोला जाता है तो वो एग्जामिनेशन होता है ज़्यादा, जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोला जाए तो वो एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब देखो लेस टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है आपका, लेस टाइम कंज्यूमिंग। मोर टाइम कंज्यूमिंग कौन है, एग्जामिनेशन। हमको ज़्यादा टाइम लगता है एग्जामिनेशन में, 3 घंटे का होता है, बट टेस्ट हमारा 45 मिनट्स का हो सकता है, 15 मिनट्स का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, डिफरेंस है। मस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। टेस्ट हो या एग्जामिनेशन हो, जरूर उसका रिजल्ट वो दिखाता ही है, कैसा रिजल्ट होगा, क्या प्रेजेंटेशन होगा, सब दिखाता है। नेक्स्ट, मस्ट हैव एजुकेशनल वैल्यूज। ऑब्वियस हम टेस्ट एंड एग्जामिनेशन को एकेडमिक इन नेचर बोल रहे हैं, तो उसके द्वारा आपका एजुकेशनल वैल्यूज कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट, इट शोज प्रोग्रेस ऑफ लर्नर एंड क्लासिफाई दैम वीक लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स एंड हाई अचीवर्स। ये जो आपका टेस्ट एंड एग्जामिनेशन है, इसका जब रिजल्ट्स आते हैं उसके थ्रू हम बच्चों को, जो लर्नर्स हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं कि कुछ बच्चे वीक लर्नर्स हैं बिकॉज उन्होंने बिलो दिस मार्क रखा है तो वो वीक हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं और कुछ बच्चे हाई अचीवर हैं। अब जो वीक बच्चे हैं उनको हम रिमीडियल टीचिंग भी डाल सकते हैं उस बेसिस पे, बट वो टेस्ट में पॉसिबल है। एग्जामिनेशन में प्रमोशंस होते हैं, अपग्रेड होते हैं, एक क्लास में पास किया तो दूसरे में जाते हैं, तो ये पॉसिबल होता है रिमीडियल टीचिंग वाला टेस्ट लेके ओनली। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। कौन सा बोलो, आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्पेशली कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। लास्ट, समटाइम्स वी कंडक्ट टेस्ट और एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च पर्पस। टेस्ट और एग्जामिनेशन को कभी कभी क्यों यूज करते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए। सपोज हम बोल सकते हैं कि हमारा एक कंपनी है और कंपनी में वर्कर्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम टेस्ट और एग्जामिनेशन रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करके कि कौन सा पर्सन हमारे वर्क के लिए बहुत ज़्यादा एबल है, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर के बेसिस पे हम जॉब में उनको रखेंगे। तो ये हो गया आपका टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट मेजर। एट्रीब्यूट कैरेक्टर के बेसिस पे आपका जब गुण चेकिंग होता है, मतलब गुणात्मक कैरेक्टर, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उसको, तब चेकिंग होता है तो 3 पॉइंट पे चेक होता है, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। जब क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक है
नंबर्स में काउंट होते हैं तो क्वांटिटेटिव, और कैरेक्टर्स और उसका जो फंक्शन है उसके ऊपर होता है तो क्वालिटेटिव। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन मोड ऑफ रेस्पॉन्स। आप एक चीज का कैसे आंसर दे रहे हो, रेस्पॉन्स कैसे दे रहे हो, ओरली दे रहे हो या रिटन में दे रहे हो। ठीक है, ओरली दे रहे हो तो कितने टाइप्स में है, रिटन में दे रहे हो तो किस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। फिर लास्ट आता था नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेल्फ रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस। जो छूटा है सब होगा। नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस हमने बहुत क्लियर वे से पढ़ लिया है, लॉन्ग भी आए तो लिख सकते हो, उतना अमाउंट का मैंने दे दिया है छोटा छोटा पॉइंट को लेके। कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी दे दिया है, सेपरेट भी आए तो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें आज स्टार्ट करना है अचीवमेंट से, और अचीवमेंट का पहला पेज मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट चल रहा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था, दैट इज टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नाम से अभी पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड रहेगा, कुछ स्टैंडर्ड रूल रहेगा, नियम। जब नियम सबके लिए समान होता है कोई टेस्ट मटेरियल बनाने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं। The rules set by government or any committee, higher authority or committee, for all the teachers, and all the teachers equally maintain all progress and make the question paper, then it is called standardized test. All the test items are selected on the basis of standard rule set by the government. तो गवर्नमेंट ने जो सेट किया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसके लिए ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, कितने टाइम का, और कौन से टाइप से क्वेश्चन रहेगा, कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चंस आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया जाता है। जब टीचर में टेस्ट बोला, टीचर में टेस्ट होता है वो जहां पे कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन बेसिस बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे। आप में से कुछ बच्चे हैं कि दे आर वेरी एक्टिव इन स्टडीज, सो दे रेगुलरली अटेंड द क्लास एंड मेंटेन द नोट्स फॉर फ्यूचर ऑल्सो। Actually, their motive is to get job properly in coming 2 or 3 years, within 3 years, 2 to 3 years. But other कुछ students हैं, they want all things, but in short period, in short duration. So it's not possible to make notes properly. It's not possible to attend the classes properly by them. So उनको चाहिए क्या कि हमें कुछ डाउट क्लियर हो जाए और हमको लिखने को मिल जाए, हम पास कर जाए, बस। ठीक है, हम बाद में पढ़ लेंगे। सो बाद नहीं आता है। ठीक है, अब और कुछ बच्चे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट भी नहीं है और पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, बाकी घर पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब करना पड़ता है, तो बहुत काइंड ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो उनको हम किस बेसिस पे जज करें, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब जब हम सोचो कि आप लोगों को बाउंड किया जाता है कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आपके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर हम लोग दें और आप अटेंड करें, तो उसको टीचर में टेस्ट बोलेंगे। तो आप जब स्कूल में जाओ एंड स्कूल में देखना कि आपके स्कूल में इंक्लूसिव क्लासरूम है, देयर इज नॉट ए सेग्रीगेटेड क्लासरूम, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासरूम वेयर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, all type of students are allowed. So you have to check whether the student able to give the exam or not first. After that her or his IQ level कैसा है वो चेक करना है। उसके बाद आपने जो पढ़ाया वो कितना समझ पा रहा है, तो उस बेसिस पे धीरे धीरे आप टेस्ट करोगे। तो अगर कोई बच्चे को आप सिंपल से एमसीक्यूज देते हो तो किस बच्चे को आप लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हो। अभी बच्चों का नीड होता है, आपके क्लासरूम में एक 90% रखने वाला स्टूडेंट है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा उसके लिए क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको और एफिशिएंट बनाना है। और जो बच्चा वीक है उसके लिए आपको मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, इसीलिए कैटेगरीज बनते हैं। इसलिए हमारा क्या होता था स्कूल में, सेक्शंस होते थे, सेक्शन ABC। आजकल के सेक्शंस कैसे बनते हैं पता है, आजकल के सेक्शंस बनते हैं कि एक सेक्शन बन गया जहाँ पे ऑलरेडी 60 सीट्स हैं, तो 60 सीट्स अगर फिलअप हो गए तो नेक्स्ट सेक्शन में डाल दो बच्चों को एडमिशन करवा कर। बट नहीं, ऐसा नहीं डाला जाता। एक सेक्शन में 60 रहे 70 रहे जो भी रहे, अगर वहां से बच्चा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो उसको नेक्स्ट में डालो, ताकि उस सेक्शन के लिए जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाए वो ईजी हो जाए एंड रिमीडियल क्लासेस दे पाए। एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो टेस्ट होता है हम टीचर में टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज टीचर एज पर देयर स्टूडेंट्स एबिलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस मेक द क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट देम। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ लिया था दीज आर नॉट रिलायबल। कौन सा, टीचर में टेस्ट आर नॉट रिलायबल, बस जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो रिलायबल है।
दीज आर फ्लेक्सिबल इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो टीचर में टेस्ट होता है उसको चेक करना ईजी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई बाउंड रूल्स नहीं है, स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। कोई अगर एग्जाम नहीं देता है तो उसको मारना पीटना नहीं है, कुछ भी नहीं। बट अगर आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर से मिला है हायर अथॉरिटी, उसी के बेसिस पे चलेगा। फोर्थ पॉइंट था स्कोर्स कांट बी कंपेयर्ड विद अनदर सैंपल और कंटेंट। यहाँ पे जब हम टीचर में टेस्ट करते हैं तो टीचर तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, तो वहां पे कोई अदर कंटेंट के साथ या अदर क्वेश्चन पेपर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है तो वहां पे हम स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं एज पर दी नॉर्म्स, गाइडलाइंस। नॉर्म ग्रुप्स होते हैं, उस नॉर्म्स मतलब जो रूल्स होता है उसके गाइडलाइंस के बेसिस पे और उस ग्रुप के बेसिस पे। चलो, अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस आता है, ठीक है। पर्पस क्या है देखो, पर्पस ये है कि हम अचीवमेंट टेस्ट क्यों देते हैं। अचीवमेंट मतलब मैंने इतना मार्क रखा तो आई अचीव दिस मच ऑफ मार्क इन एग्जाम, सो आई गॉट दिस मार्क, तो वो हो गया अचीवमेंट। तो ये हो सकता है कि सर्टिफिकेशन हो, ग्रेडिंग हो, प्रोमोटिंग हो, प्रेडिक्टिंग हो, ऐसा वर्ड्स आते हैं, डायग्नोजिंग हो। 5 वर्ड्स बोला, 5 वर्ड्स को लिख के रखिए, लिख के रखिए, क्योंकि ये 5 वर्ड्स को दिया जाता है एग्जाम में और बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, ऐसा होता है। तो पहला होता है सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट क्यों चाहिए, सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए। नंबर 2 हम मैंने बोला आपको प्रोमोटिंग कर सकते हैं, प्रोमोटिंग करना मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास को। फिर आता है प्रेडिक्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो क्या बनेगा, प्रेडिक्टिंग, ठीक है। फोर्थ में मैंने बोला आपको डायग्नोजिंग कर सकते हैं, डायग्नोजिंग, ठीक है। फिफ्थ में आपको मैंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं और बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेटिंग, ठीक है। ग्रेडिंग, मोटिवेटिंग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 5 वर्ड के जो पॉइंट्स बनाए हमने, तो उस पॉइंट्स को याद रखना कि एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा गया कि अचीवमेंट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेडिंग अप, तो ग्रेडिंग अप बोला गया मतलब वो आ जाएगा सर्टिफिकेशन, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट इज यूजफुल फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंट स्टूडेंट्स टू प्रमोट फ्रॉम वन स्टैंडर्ड टू अनदर, तो ये है प्रोमोटिंग। अचीवमेंट टेस्ट इज यूजफुल to know about the student's ability and predict the future, predicting. Diagnosing, achievement test is useful to know about the student's individual difference and their skills, ability, their importance, their issues, their weaknesses and strength, so it is called diagnosing. Achievement test is also important to motivate the students because actual learners need motivation to grow up, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स नीड करते हैं मोटिवेशन टू ग्रो अप, अदरवाइज दे थिंक दैट ओनली गेटिंग जॉब एंड ओनली गेटिंग मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ, नो गवर्नमेंट जॉब नीडेड फॉर दिस, ऐसा ऐसा आ जाता है माइंड में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं पे जाके एक बहुत अच्छे पैसे के साथ, एक अच्छे चीज़ों के साथ सेटल होना। तो मोटिवेशन, जैसे आपके लिए मैंने ये पॉइंट बोला, तो मोटिवेशन और भी हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि दे आर साइकोलॉजिकली वेरी डिप्रेस्ड और एंजाइटी से फुल होते हैं, सो दे नीड motivation to overcome from this situation and to go in the right way or right direction in their life. तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट थोड़ा लिख लिया क्या आप लोगों ने, ये 5 पॉइंट थोड़ा रेडी। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे, बच्चों का प्रोग्रेस को हम चेक करेंगे, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। मोटिवेट द स्टूडेंट, डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हो गया। रिपोर्ट द पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट। अभी ना हमेशा एक होता है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ्स हैं, इनको बोला जाता है स्टेक होल्डर फॉर द एकेडमिक प्रोग्रेस। अगर एकेडमिक जोन पे बच्चों का प्रोग्रेस जानना है तो एकेडमिक करियर के लिए जितने भी पर्सन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ्स इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन, टेकिंग द क्वेश्चन पेपर्स, प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स, नॉट मेकिंग द क्वेश्चन पेपर, ओनली टेकिंग, ब्रिंगिंग और प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर्स होता है, और जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसके लिए। टीचिंग स्टाफ्स होते हैं टू मेक द क्लासरूम एंजॉयबल, पढ़ाना है, टू मेक द लर्नर्स एफिशिएंट, टू टीच दैम, टॉट दैम एट्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हायर टीचिंग पर्सनालिटीज होते हैं और पर्सनल्स होते हैं, जैसे कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस जो भी रहते हैं, उनका काम रहता है टू ऑर्गेनाइज द क्लासरूम वेरी वेल, टू मेक द स्कूल एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली, to make the environment friendly to
अवॉइड द कॉन्फ्यूजन इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इनसाइड द स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके बहुत पॉइंट्स आते हैं कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चों के अंदर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो वो सब अगर हम लोग को पता है तो उसको जान के हमें हर एक स्टेक होल्डर मेंबर्स को बताना पड़ेगा रिपोर्ट बना के। तो पहला स्टेक होल्डर पर्सन होते हैं हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को A to Z रिपोर्ट्स पता होना चाहिए ताकि बच्चों का अचीवमेंट वो कितना कर रहे हैं, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं, वो सब कुछ पता हो। लास्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड एडोप्टेड बाय टीचर। देखो अब जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो एवरी टाइम डिफरेंट मेथड्स यूज करना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा हम लोगों ने कितना मेथड्स यूज किया। आज हमने मेथड्स किया है अभी तक के लिए, एक हमने यूज किया कि डेमोन्स्ट्रेशन भी है, लेक्चरिंग भी है, प्लस हमने यूज किया वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, सो एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स हैं, और हमने यूज किया है कि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज करें। तो यहाँ पे 3-4 मेथड यूज हो रहा है। आपको लग रहा होगा दिस इज कॉल्ड लेक्चरिंग मेथड। लेक्चरिंग मेथड में एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं होता है। लेक्चरिंग मेथड में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिटेल नहीं बताते, ओनली जो रिटन पॉइंट्स रहता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बता के हेडिंग्स के साथ खत्म किया जाता है। इसलिए लेक्चरिंग जो प्रोसेस है या मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। कम समय के अंदर बहुत सारा पॉइंट पढ़ाना है तो लेक्चरिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ क्या लिखा, फंक्शन और यूजेस फटाफट देख लेते हैं, समझ जाओगे। हेल्प टू क्लासीफाई द स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, स्कूल के जितने भी उद्देश्य हैं उसको क्लासीफाई करना। टू हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को इवैल्यूएशन करना कि बच्चे कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो सब इवैल्यूएट करना। टू हेल्प टू सिलेक्ट टैलेंटेड एंड गिफ्टेड स्टूडेंट, हमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या है, और किस टाइप के हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। अभी हेल्प द स्टूडेंट टू गिव प्लेसमेंट, अगर बच्चों का अचीवमेंट अच्छा है तो उनको प्लेसमेंट भी मिलना चाहिए, जॉब या प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो जब ना बच्चों को इवैल्यूएट और असेस किया जाता है और उनको प्लेसमेंट दिया जाता है तो उस टाइप के इवैल्यूएशन को प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू इवैल्यूएट द टीचिंग स्टैंडर्ड्स, अभी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो देखना कभी कभी टीचर्स पेट्रोलिंग करते हैं क्लासरूम्स को, मतलब सर्वे करते हैं या फिर रिव्यू देने के लिए आते हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ आज आप कैसे पढ़ाते हैं, मैं बैठा हूँ पीछे। तो आप वहाँ पे आपको पढ़ाना है बहुत अच्छे से, अच्छे अच्छे मेथड्स का यूज करके, जैसे आप इंटरेक्शन करके पढ़ाते हो, ताकि पता चले टीचिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर दूसरे टीचर्स को भी जज कर सकता है, उसको बोलते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर टीचर्स को जज करना कि कहाँ पे गलत है कहाँ नहीं हो, जैसे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स आप बनाते हो तो वहां पे, ताकि हम लोग टीचिंग स्टैंडर्ड्स को पता कर सके कि कौन सा टीचर किस लेवल का पढ़ा रहा है। फिर होता है कि सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर अवार्ड्स, अभी जो जो बच्चे अच्छे हैं तो उनको अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट करना। फिर टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बस उनका काम क्लासरूम तक नहीं है, क्लासरूम के बाहर भी है। प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट क्लास, अगर बच्चा अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा है तो उसको प्रमोट करो। एबल टू क्लासीफाई द स्टूडेंट एज ब्रिलियंट एंड स्लो लर्नर, देखो क्लासीफाई किया जा रहा है आपके अचीवमेंट के बेसिस पे, हम बोलेंगे जैसे ना बहुत कुछ हुआ कि कुछ बच्चों को मैंने थिंक किया था कि दे आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड मैंने होप रखा था कि वो बहुत अच्छा मार्क्स रखेंगे, बट उनका मार्क्स डाउन हो गया। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको जज नहीं कर सकते हो कि दे आर नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट। On the basis of examinations result, you can judge anyone, but you have to wait up to second semester also. Because अगर second semester में भी वो progress नहीं करते हैं, that means they are literally a slow learner. वो slow learner है, brilliant नहीं है। Student get the maxims. Maxims जानते हो? maximum नहीं बोल रही हूँ, maxims बोल रही हूँ। maxims मतलब जितना आपका range है, आपका अच्छे range तक काम चलेगा। Last, find out the स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का स्टैंडर्ड भी आप चेक करेंगे, स्टूडेंट के स्टैंडर्ड क्या। स्टैंडर्ड का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बोल रही हूँ, ओनली स्टैंडर्ड बोल रही हूँ कि बच्चा कितना समझता है, बच्चा का एबिलिटी क्या है, स्किल क्या है, वो सब। ठीक है, इतना पोर्शन। चलो, क्या हम इतना क्लियर है? इसी का ही पार्ट है अचीवमेंट टेस्ट में हम कितना स्टेप को यूज करते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। इवन पता है ये जो टॉपिक से ये पॉइंट्स निकाले गए हैं इसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप्स हैं ये, दिख नहीं रहा है, हम रेड पेन यूज करेंगे। स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब जब स्टेप्स का बात किया है तो स्टेप्स ऐसा है कि ये क्वेश्चन आता है आपके क्या बोलते हैं यूजीसी नेट में भी, ये क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में भी, ये क्वेश्चन आता है केवी में भी, केवीएस का जॉब्स में, सब में आता है। तो ये ऐसा टॉपिक से आया है
कि ये पूरा सेगमेंट दे देगा और बोलेगा कि किसके बाद कौन सा आएगा, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सजा दो, या फिर कौन सा टास्क किसके बाद होगा अरेंज करो। तो आपको ये जानना पड़ेगा। इसके टर्म्स भी चेंज हो सकते हैं। जैसे देखो, पहले ना प्लानिंग द टेस्ट, टेस्ट के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। फिर प्रिपेयरिंग द टेस्ट, पहले याद रखना P फॉर प्लानिंग, P फॉर प्रिपेयरिंग, हो गया। फिर आता है प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, तो फिर से आया P। फिर आया एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट का मतलब क्या है, आपने जो बनाया क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर को जज करना है कि उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ट्राई आउट, एडमिनिस्टरिंग को और बोला जाता है वर्ड में ट्राई आउट। तो ट्राई आउट कर सकते हैं। आफ्टर ट्राइंग आउट, जैसे हम ट्रायल्स लेते हैं ना, कपड़े खरीदते हैं मॉल में और उसको हम पहन के देखते हैं कि हमारे फिटिंग में आ रहा है कि नहीं, उसको हम ट्रायल्स बोलते हैं या ट्राई आउट बोल सकते हो। तो वैसे ही एडमिनिस्टरिंग है, एडमिनिस्टरिंग को हम ट्राई आउट बोल सकते हैं। तो ट्राई आउट आएगा या एडमिनिस्टरिंग आएगा। फिर आता है स्कोरिंग द टेस्ट, अब जो मैंने टेस्ट लिया उसको स्कोर देना है। और लास्ट हमारा इवैल्यूएटिंग द टेस्ट। तो हमारे पास क्या था ना, हमारे पास था PPPASE, ठीक है, 6 पॉइंट पे है। प्लानिंग, प्रिपरेशन, तो अब क्या होता है, बहुत जगह पे ऐसा लिखा जाता है कि प्लानिंग देन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट और टेस्ट आइटम्स। एक्चुअली प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट नहीं है, टेस्ट आइटम्स यहाँ पे प्रॉपर रहेगा, प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट आइटम्स एंड प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। देन एडमिनिस्टरिंग को बोलते हैं ट्राई आउट ऑल्सो, इसको ट्राई आउट भी बोलते हैं। फिर आता है स्कोरिंग द टेस्ट, जो मैंने टेस्ट किया उसको स्कोर प्रोवाइड करना, ये है मार्किंग की। और स्कोरिंग की, स्कोरिंग की होता है जैसे आपने क्वेश्चन पेपर बनाया, उस क्वेश्चन पेपर का आप एक आंसर शीट खुद से भी बनाएंगे, ठीक है। जब आप चेकिंग करने जाएंगे आफ्टर टेकिंग द टेस्ट और एग्जामिनेशन, तो उससे आप मैच करेंगे रिजेंबल हो रहा है कि नहीं। अगर इतना बच्चा लिखा है तो ये मार्क उसको मिलेगा, ऐसा। तो वो स्कोरिंग की है और ये स्कोरिंग द टेस्ट है। और लास्ट इवैल्यूएशन है कि बच्चे ने इतना मार्क रखा है, वैल्यू देना है। इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आता है, एप्टीट्यूड क्या होता है ना, इट इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। एप्टीट्यूड बोल रहा है, तो एप्टीट्यूड को नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि आपका क्षमता कितना है, आप कितना एबल हैं, ठीक है। ये आपका नेचुरल एबिलिटी को बोलता है कि आप एक काम में, स्पेसिफिक एक्टिविटी में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज 5 लोग परफॉर्म कर रहा है एक एग्जाम में, ठीक है, और एक एग्जाम हो रहा है उसमें 5 लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो टेस्ट में या एग्जाम में 5 में से 3 लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक ने A+ रखा, एक ने A रखा, एक ने A+ से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, बट A से ज़्यादा है, ठीक है, तो इन बिटवीन रह गया। अब हम उसको जज नहीं कर पा रहे ना, मुश्किल हो रहा है। तो 5 में से तो ऑलरेडी 2 चला गया, 3 बाकी है। तो ये 3 पर्सन्स को फिर से हम जज करेंगे। तो क्यों जज करें, उनका स्पेसिफिक एक्टिविटी में एबिलिटी को जांचने के लिए कि आप, जैसे आपका अभी एबिलिटी है टीचरशिप, तो टीचरशिप में आप कितने एबल हो, आपको बार बार एग्जाम देना पड़ रहा है, इसलिए आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, उससे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो। तो आप बार बार एग्जाम देके क्लियर करके लास्ट में इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिलेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस के बाद ही आप जा पाते हो। तो एप्टीट्यूड आपका क्षमता देखता है, एबिलिटी देखता है कि आप कितना एबल पर्सन है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी में। फिर आता है नेक्स्ट, एप्टीट्यूड डिटरमाइंस टैलेंट्स और सुइटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक स्किल। तो जैसे एप्टीट्यूड और चेक करता है कि आपका एक काम में टैलेंट क्या है, तो आपका टैलेंट और सुइटेबिलिटी, क्या आप सुइटेबली वहाँ पे काम कर पा रहे हैं, क्या अच्छा परफॉर्मेंस बार बार दे पा रहे हैं। तो स्पेसिफिक स्किल के तरफ आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, स्कोरिंग क्या है वो। अब और एक वर्ड आता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड गया, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं ना, बहुत जगह पे आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड का मतलब हो गया आपका एबिलिटी चेक कर रहा है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये वन काइंड ऑफ आपका बिहेवियरल प्रोग्रेस चेक कर रहा है कि एक टास्क के लिए आपका बिहेवियर क्या है, एक टास्क के लिए आपका बिहेवियर क्या है। सो इट इज ए पर्सन्स परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियरल डिस्पोजिशन टू एक्ट अकॉर्डिंगली। देखो, ये पर्सन का परसेप्चुअल है, मतलब आपको एक सिचुएशन दिया गया, उस सिचुएशन के बेसिस पे आप क्या ग्रहण करते हैं। देखो, ये एक सिचुएशन है, उसके बेसिस पे आपने क्या बिहेवियर ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट आपका बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन है। जैसे आपने, बहुत लोग होते हैं ना, एक इमोशनल मूवी देख रहे हैं
मूवी देखने के बाद रोना शुरू करते, तो उन्होंने उस मूवी में पूरा खुद को डुबो लिया और रोना शुरू कर दिया, रो दिया पूरा। तो वो उनका एटीट्यूड हो गया उस पॉइंट पे कि एक चीज को देखा, एक्सेप्ट किया, सीखा, फिर उसके अकॉर्डिंग बह गए, ठीक है, बिहेवियर दिखाना शुरू किया उस अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं एटीट्यूड, इसको बोलते हैं एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अभी इसका कंपैरिजन करेंगे, तो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। चलो, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में कंपैरिजन में पहला क्या है, पहला तो हमने बोला था कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता और एबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व और परफॉर्म समथिंग, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एबिलिटी दिखाना या फिर परफॉर्म करके दिखाना कि आप कितने वेल परफॉर्मर हो और आपके पास ये क्षमता है, उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड क्या था, एटीट्यूड इज द परसेप्शन और ओपिनियन अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। मतलब आपने जैसे देखा मेरे को, तो जैसे कुछ बच्चों का रहता था पहले कि मैम बहुत ऐसी है वैसी है, कुछ बच्चे जो समझते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी पर्सनल पॉइंट भी बोल देते हैं। तो वहाँ पे है कि आपने एक पर्सन को कैसे एक्सेप्ट किया, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सामने वाले पर्सन को आपने जैसे देखा, आपका दिमाग बोलता है कि इसका 2-3 पॉइंट को सुन ले, उसके अकॉर्डिंग तुझको लगेगा कि ये सही इंसान है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया वैसा। फिर उसने कभी अगर बिहेवियर देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसका बिहेवियर तो ऐसा है, तो आपका दिमाग फिर से उसको क्या करेगा, रिमूव करके पुराना डाटा को रिमूव किया, नए डाटा को फिक्स कर दिया। तो वो आपका एटीट्यूड है, आप उस पर्सन को वैसे ही देख रहे हो जैसा आपका दिमाग बोलना चाहता है, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर को आप एक्सेप्ट वैसे ही कर रहे हो और उसी अकॉर्डिंग आप उसके साथ बिहेवियर भी वैसे करो, वो इंसान भी सेम आपको वैसा ही देखेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और बेस्ट इंप्रेशन। दैट इज, आप पहले दिन जैसे थे वैसे ही अगर लास्ट पॉइंट तक रहते हो तो ऑब्वियस है कोई भी पर्सन आपको रिमेम्बर बहुत अच्छे से करता है और अच्छे से मानता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब चलो नेक्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटेंस। आपका जो एप्टीट्यूड होता है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आपका क्षमता दायरा बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे ना बहुत एलिजिबल हो रहे हो। जैसे मैंने 6-7 साल अपना दिया है बीएड के बच्चों को, पढ़ाया है, तो एवरी डे जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ये मेरा लेवल अप हो रहा है, मैं और थोड़ा गहराई से पढ़ाती हूँ और थोड़ा जाने को। वैसे सेम चीज आप करोगे, आप कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत आगे चले जाओ, ऐसा हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियस आप दूसरों से बेटर बनोगे। अगर कोई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है और उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो पढ़ ही नहीं रहा है। डेली बेसिस पढ़ रहा है और उसका प्रोग्रेस हो रहा है, दैट मीन्स उसका एप्टीट्यूड बढ़ रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इधर देखो, एटीट्यूड टेस्ट होता है कि इट इज एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर। मैंने बोला ना, आप जैसा देखते हो वैसा ही समझते हो, आपका ब्रेन वही बात बोलता है और उसके बेसिस पे आप जज करना शुरू करते हो, वो आपका एटीट्यूड है, ठीक है। देखना, आपका बिहेवियर पर्सन वाइज डिफर करता है। आपके मदर और फादर के लिए आपका बिहेवियर अलग है, आपके फ्रेंड्स के लिए आपका बिहेवियर अलग है, आप बाहर जहाँ पे प्रोफेशनली वर्क करते हैं वहाँ पे आपका बिहेवियर अलग है, तो आपका एटीट्यूड बोला जाता है। और जो कि वर्क अकॉर्डिंग, एक्टिविटी अकॉर्डिंग और पर्सन्स के अकॉर्डिंग जैसा आप ग्रहण करते हो उस अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी बोथ मेंटल एंड फिजिकल। कौन सा? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका दिमाग का खेल है, बिकॉज वहाँ पे आप एबिलिटी चेक करवा रहे हो, तो ये मेंटल एंड फिजिकल है। बट आपका जो एटीट्यूड है ये आपका दिमाग का पूरा प्रोग्रेस है। मतलब दिमाग सोच रहा है कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो बात नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है बट दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है। तो ऐसा है कि कुछ लोग आपको पसंद करें, कुछ लोग ना करें, तो वो उनका बिहेवियर होगा और उस अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो ऑब्वियस ये मेंटल है, दिमाग से चलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। पता है एप्टीट्यूड कितने टाइप्स का है? क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है एप्टीट्यूड। आप अपना दायरा या क्षमता बता रहे हो तो ऑब्वियस वो प्रोग्रेस आप कोई एक्टिविटी को करके दिखाओगे तो वहां पे आपको क्वांटिटी मिलता है। वर्बल एप्टीट्यूड, बोल के बताना कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने वर्केबल पर्सन हो, कितने अच्छे से काम में लाते हो ये। विजुअल मेमोरी, किसी चीज को रिकॉल करना, एक बार देख के ही रिकॉल कर लेना, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स रिकॉल करते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, एक चीज को देखा, स्कैन किया, याद रख लिया, वैसा। तो बहुत कम लोगों का है जो विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है? ये 2 टाइप का एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट आया आपका एप्टीट्यूड मे टू चेंज इजीली। मतलब हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं चाहे तो,
तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप मेहनत कर सकते हो, बट वो इंसान चेंज होगा कि नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक है चेंज इजीली, मतलब आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। किसी पर्सन का आपने अच्छा काम आज देख लिया तो उसको आपने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, अरे ये मेरे लिए तो बहुत कर रहा है, दैट मीन्स मेरा बिहेवियर उसके लिए अच्छा होना चाहिए। कल आपने देखा नहीं ये पर्सन मेरा बात नहीं मानता है, ये पर्सन मुझको हमेशा टॉर्चर कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो उसके लिए बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। वो आपका दिमाग सोचता है बस। नेक्स्ट आता है समटाइम्स डिफिकल्ट टू चेंज। ये बोला गया और एक पॉइंट एप्टीट्यूड में कि इसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है। फिर देखो मे बी स्पेसिफिक। एप्टीट्यूड कभी कभी क्या होता है ना, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। एक काम के लिए आपका स्किल बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, बट ये मे बी जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब पहले आप तो ओवरऑल बिहेवियर देखते हो पर्सन का, फिर ग्रहण करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट का, फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक पॉइंट पे जाते हो जो आपको पसंद है। फिर नेक्स्ट, इट इज एन इनेट टेंडेंसी। एन होगा, ठीक है। इट इज एन इनेट टेंडेंसी। इनेट मतलब बाय बर्थ आपके दिमाग में जो फिक्स किया गया है। इनेट, इनबॉर्न, इनबॉर्न कैरेक्टर बोल सकते हो। और इट हैज, इधर जो आया आपका एटीट्यूड में वो है इट हैज मोर इनेट लर्नड एंड बेसिस। तो लर्न बेसिस है मतलब सीखने के मुताबिक होता है, और जनजात है, इनबॉर्न कैरेक्टर ही है बट सीखने के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये आएंगे हम, बोलो यहाँ। ऑलमोस्ट वर्ड्स में ही बहुत कुछ छुपा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इवैल्यूएशन का लास्ट टाइप बोल सकते हो। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन और टाइप ऑफ जो असेसमेंट होता है उसमें एक लास्ट वेराइटी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, मतलब क्वांटिटी में है तो हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वालिटी का डाटा कलेक्ट करना उतना इजी नहीं होता है। ठीक है, क्वालिटी का डाटा कलेक्ट करना इट इज नॉट इजी। तो इट इज दैट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन व्हिच डाटास आर कलेक्टेड बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। ये आधा लिखा गया है, बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर होगा। थोड़ा वीडियो सुन लेना, अदरवाइज अगर भूल गए तो मुझे ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करना, मैं बता दूंगी। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया होगा। जब क्वालिटीज का बात होता है तो क्वालिटीज, जैसे आप कहीं पे ब्यूटी पाइजेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, इंटेलिजेंट, टॉल, हाइटेड, फिर स्लेंडर बॉडी, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके सारे लेवल्स को क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उनको हम उनके क्वांटिटी में चेक नहीं करते, क्वालिटीज को देखते हैं। तो क्वालिटीज को सर्टेन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर फिक्स किया गया है उसी के बेसिस पे जज किया जाता है, तो उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से बता दिया मैंने क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटी बोला गया तो नंबर्स में होगा, कलेक्ट कर सकते हैं हम। अभी देखो इसका नेक्स्ट फोकस क्या होगा। क्वांटिटेटिव का फोकस है फोकस ऑन इवैल्यूएशन ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी बोला गया हाउ मच और हाउ मेनी। क्वालिटेटिव में बोला गया ना फोकस ऑन इवैल्यूएशन और क्वालिटी। क्वालिटी मतलब किसी पर्सन का नेचर हो सकता है, किसी पर्सन का कैरेक्टर का एसेंस हो सकता है। एसेंस मीन्स वन काइंड ऑफ स्मेलिंग, गुड स्मेलिंग, बट यहाँ पे बिहेवियरल एसेंस को ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे आप किसी को देखते हो तो देखते ही आप बोलते हो अरे शी इज वेरी अमेजिंग पर्सन, तो ऐसा जो हम लोग वर्ड निकलता है कि अमेजिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम और एनी टाइप ऑफ चीज जो इसके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ये सब आपका क्वालिटी में चलता है, क्वालिटीज हैं ये। तो किसी का नेचर और एसेंस से हम जज करेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आया हेडिंग नेचर। नेचर के बेसिस पे आपका जो क्वांटिटेटिव है वो समेटिव इन नेचर है, बट क्वालिटेटिव और क्वालिटीज जो है वो फॉर्मेटिव इन नेचर है। हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट। तो आपका जो पहला वाला पॉइंट था मतलब क्वांटिटी था, तो क्वांटिटी को चेक करने के लिए मतलब क्वांटिटेटिव जो भी प्रोसेस है उसको चेक करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल यूज किया जाता है एंड एट द एंड होता है। एट द एंड मतलब समेटिव। ठीक है, और ये उसका ऑपोजिट होगा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। न्यूमेरिकल का ऑपोजिट यहाँ पे नैरेटिव दिया गया, मतलब किसी के नेचर को आप 1 2 3 4 ऐसा मार्किंग नहीं कर सकते। उसको बोलने के लिए जैसे गुड बैड, गुड बैड बेस्ट, ये सारा वर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो वो नैरेटिव है और रिटन फॉर्मेट में यूज होगा। एंड एक एट द एंड लिखा गया था जैसे आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ऑनगोइंग प्रोसेस में चल। ठीक है, नेक्स्ट ये हाइपोसिस बोला गया है। एक्चुअली हाइपोसिस ना लिख के आप थ्योरी या कंसेप्ट लिख सकते हो, बेस्ट होगा कॉन्सेप्ट। तो कंसेप्ट में बोला गया है ये स्पेसिफिक होता है, कौन सा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन बहुत स्पेसिफिक होता है, टेस्टेबल होता है, मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं।
मतलब टेस्ट वाला टेस्ट नहीं बोल रहे हो, एग्जामिन कर सकते हैं। फिर स्टेट प्रायर टू पर्टिकुलर स्टडी, कोई स्टडी से बिफोर हमें क्या क्या करना चाहिए उसको भी नंबरिंग करके हम कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। स्पेसिफिक का ऑपोजिट यहाँ पे क्वालिटीज में होता है टेंटेटिव, मतलब उसी सिचुएशन में उसी पर्टिकुलर मोमेंट में हम जज करेंगे पर्टिकुलर स्टडी के बेसिस पे जो बाहर शो हो रहा है। फिर ग्रुप स्टडीज, अभी देखो ग्रुप स्टडीज में क्या आता है, कौन से ग्रुप पढ़ सकते हैं। क्वांटिटी में क्या होता है, लार्जर ग्रुप होगा, रेंडमली सिलेक्टेड, पता नहीं है कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। बट हमारे जो क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी में आते हैं वो स्मॉलर नॉन रेंडमली सिलेक्टेड होता है। नॉन रेंडमली नहीं सिलेक्ट होगा, हैपोजेट सिलेक्शन नहीं होगा, गिने चुने लोग होंगे क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब देखते हैं सोर्सेस। तो क्वांटिटी का सोर्सेस होता है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन का सर्वे, क्वेश्चनियर एंड सेकेंडरी डाटा। बट आपका क्वालिटीज का होता है इंटरव्यू, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन, आपको देख के वो बताएंगे कि आप में क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट होता है अप्रोच टू इंक्वायरी, डिवाइस यूज्ड। ठीक है, पहला तो है अप्रोच टू इंक्वायरी, क्या है देखते हैं। ये जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन और डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो लर्निंग आउटकम है, मतलब रिजल्ट है किसी चीज का, किसी परफॉर्मेंस का, किसी वर्क का, क्वांटिटी के फॉर्म में। बट क्वालिटेटिव है, इसको हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वालिटेटिव नेचर पे, जैसे लोगों का परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसमें हम बेस्ट, वर्स्ट, बैड ऐसा बोल सकते हैं। अभी अप्रोच टू इंक्वायरी में और क्या है देखो, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, कौन सा, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड है एंड आउटकम ओरिएंटेड होता है, आउटकम ओरिएंटेड। बट ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, क्वालिटेटिव प्रोसेस ओरिएंटेड है, हॉलिस्टिक है, मतलब कंप्लीट, आपका बिहेवियर कंप्लीट चेक करने के बाद ही होगा। सब्जेक्टिव भी है क्योंकि इसको हम छोटे छोटे पॉइंट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डिवाइस यूज्ड, अब कौन सा डिवाइस यूज होगा देखो, कौन सा हमने डिवाइस यूज किया है। तो आपके क्वांटिटेटिव के लिए जैसे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड स्केल, इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है। और जो क्वालिटेटिव है स्पेशली इसके लिए कोई टेस्टिंग डिवाइस होता ही नहीं है, जैसे आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फिर आता है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस होता है कि रॉ डाटा इन नंबर, रॉ डाटा सिलेक्ट किया जाएगा नंबरिंग के बेसिस पे, नंबर्स न्यूमेरिकल्स होंगे और यहाँ पे होंगे वर्ड्स, क्वालिटेटिव में होंगे वर्ड्स। यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, द कंक्लूजन्स आर फॉर्मुलेटेड एट द एंड ऑफ स्टडी, मतलब जो कि हम एंड ऑफ द स्टडी में चेक किए उसके बेसिस पे। तो कंक्लूजन है तो क्वांटिटी में जाएगा, एंड ऑफ द स्टडी हो रहा है तो ऑब्वियस क्वांटिटी को शो करा। क्वालिटी में बोल रहे ऑनगोइंग बेसिस में जाएगा, रिव्यू करोगे चीजों को कैसा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में जाएगा। ठीक है।